हाय। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं रिवाइज कर सकूँ आईबीएस की सारी केस स्टडीज़। तो कोई और भी ये देख रहा है तो देख लेना। 10 मिनट के अंदर रखने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट होंगे। आईसीए के मटेरियल से ही ब्लैंक रीडिंग करेंगे, इसके ही आंसर्स देखेंगे, ज़्यादा कुछ आजू बाजू नहीं देखेंगे। अगर ये केस स्टडी डायरेक्ट आ गई तो हम ये प्रोविजंस को डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे। तो ये रिवाइज करने के 15 केस स्टडीज़ इश्यू की है आशा है, हाँ 15 और 3 की थी कहीं पे। तो वो पढ़ लेंगे फटाफट, ब्लैंक रीडिंग करते। इस ये केस स्टडी 1 है जिसका नाम है बुढ़ा करोड़पति वाला केस। ये मैं बोलता हूँ कि बुढ़ा करोड़पति वाला केस है, ठीक है। फटाफट रीड करते हैं। केस स्टडी 1 में क्या लिखा है? सी ए एम हैज़ फ्लरिशिंग प्रैक्टिस स्पैनिंग इन एरियाज ऑफ ऑडिट, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी इन चेन्नई। हिज क्लाइंट्स इंक्लूड मैनी एच एन आईज अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट नॉन। एकदम ही फालतू था, सिर्फ इतना है फ्लरिशिंग प्रैक्टिस है। सीए की हमेशा फ्लरिशिंग प्रैक्टिस ही होती है, कुछ होते हैं जिनकी नहीं चलती। सॉरी, पर्सनल हो गया ज़्यादा। वन डे वन ऑफ द एच एन आई क्लाइंट्स, मिस्टर पी एच एन आई क्लाइंट है, कॉल्ड हिम टू इंक्वायर अबाउट ट्वीकिंग ऑफ सर्टेन रूल्स pertaining to taxation on redemption of mutual funds। मतलब पहली लाइन में टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, टैक्सेशन ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के लिए मिस्टर पी एक सीए के पास गया, ठीक है। He had heard that redemption for certain types of mutual fund is now going to attract increased income tax payouts. He also heard the news of some BTBC news channel that was unable to comprehend it lucidly. There was no clarity to him whether the changes have been made in income tax law और रूल्स फ्रेम्ड बाय सेबी। मतलब मिस्टर पी एक अनपढ़ आदमी था, उसको कुछ नहीं पता था, इसीलिए सीएएम के पास गया नॉलेज लेने अबाउट व्हाट टैक्सेशन ऑन रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड। सेकंड पैराग्राफ से इतना ही निकलता है। रिलाई कंसल्टेंसी एक फर्म है, एमफी रजिस्टर्ड है। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। एमफी रजिस्टर्ड है, थ्रू विच म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स वर मेड। वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिलाई कंसल्टेंसी से कर रहा था। वॉज कंस्टेंटली forwarding messages received from MFI to his mobile. The messages were at the best cryptic and required investor to be in touch with CAs and tax consultants। मतलब सिर्फ बोला कि CA के टच में रहना, आजकल सेबी के मैसेजेस नहीं आते, वैसे मैसेजेस आते रहते हैं। मिस्टर पी हैज़ एन इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो ऑफ 50 करोड़। मतलब ये करोड़पति था, बुढ़ा भी था। ये इधर से पता चल ही गया होगा कि बुढ़ा है, बट वो आगे आएगा कि वो क्यों बुढ़ा था, ठीक है। 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है। अगर इनकम टैक्स बढ़ जाता है ना, ये पढ़ नहीं रहा हूँ पूरा पूरा, बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा, बस ये समझ के चलो इनकम टैक्स का पे आउट बढ़ जाएगा ना तो आरओआई उसका बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली, इनकम टैक्स ज़्यादा जा रहा है ना तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही कम बचेगा। तो अंडर स्ट्रेस बुढ़े लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, अंडर स्ट्रेस इज सॉट इमीडिएट अपॉइंटमेंट सी ए एम आर्म्ड विथ समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। वो मतलब कागज़ वागज़ लेके चला गया सीए की ऑफिस पे, दरवाज़ा खटखटाया। ही came to the CA office and sought much needed advice. Summary of mutual fund investment as on 31 मार्च 2023 के इन्वेस्टमेंट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ये रंगोली, ये कलर क्यों किए, इसके साथ मैंने होली क्यों खेली, आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चल जाएगा। बट अभी के लिए सिर्फ ऐसे देख के चलो कि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई है, अमाउंट इन्वेस्ट 10 15 15 10 है, ठीक है। एम टी इसके नाम पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, चलेगा। क्वेश्चन आएगा तो इससे रेफर करके देख लेंगे। रिवर्स जाओ, क्वेश्चन पढ़ो एंड क्वेश्चन पे से डेटा ढूंढो केस स्टडी का। तो 50 हो रहा है, 30 और 20 50 हो रहा है। बिसाइड्स ये 50 करोड़ के अलावा उसका 5 लाख का लिक्विड फंड है, ठीक है। सिंस द अमाउंट इन्वेस्टेड वॉज सो स्मॉल, 50 करोड़ का मालिक है, 5 लाख की क्या पड़ी होगी उसके लिए, तो 5 रुपए जैसा होगा, ठीक है। ही ऑल्सो इन्फॉर्म सी एम दैट फंड स्टेटेड इन 1 and 2 आर डेट फंड्स। अभी समझ में आया कलर क्यों किया है। ये जो पहले दो है ना वो डेट फंड्स है जिसमें से 30% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, एंड जो बाकी दो है वो इक्विटी फंड्स है जिसमें से 30% डेट में इश्यू किया है। ये पूरे पैराग्राफ का मतलब सिर्फ इतना ही निकलता है, तो भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ही ऑल्सो इन्फॉर्म सी एम दैट फंड स्टेटेड इन 1 and 2 आर डेट फंड्स एंड फंड स्टेटेड इन 3 and 4 आर इक्विटी फंड्स। ही further informs that these debt funds have invested 30% of their proceeds in equity share। जैसा मैंने बोला, डेट फंड्स का 30% इक्विटी में, इक्विटी का 30% डेट में है, ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज एंड इक्विटी फंड्स हैव इन्वेस्टेड 70% ऑफ देयर प्रोसीड्स इन इक्विटी शेयर्स। मतलब इधर डायरेक्टली कान नहीं पकड़ा है, उल्टा कान पकड़ा है। बोला कि 70% इक्विटी शेयर्स में है, मतलब 30% डेट में होगा ऑब्वियसली। द इन्वेस्टमेंट इस जैसे कि इसका कुछ मतलब एक ही जगह पे रिलेवेंस आता है, मैंने पूरी केस स्टडी पढ़ी, बट ठीक है, एक बार के लिए सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर बना के चलना माइंड में। द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द फंड इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज इन द कमिंग ईयर्स। ही इज प्लानिंग टू रिडीम हिज एंटायर म्यूचुअल फंड इन अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 में वो अपना पूरा टेंटेटिवली रिडीम कर देगा। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छाप देना, लिख देना, ठीक है। ऐसी डेट दी हो तो सर्कल वर्कल करके माइंड में रखना कि ऐसी कोई डेट दी हुई है। द डिस्कशन ऑल्सो
veered towards the return from mutual funds. Debt funds invest predominantly in government and high-grade corporate bonds. Mr. P was of the view that interest rate in economy are likely to go up in few months. Times keeping in view broad macroeconomic indicators. मतलब सब सब चर्चा कर ली होगी, मुझे तो लगता है किसकी सरकार आएगी कि 2024 में उसकी भी डिस्कशन कर ली होगी इस बुढ़े ने. ठीक है, इधर सीनियर सिटीजन देख लो 65 साल का, इसीलिए मैं बुढ़ा बोल रहा हूँ. द डिस्कशन स्ट्रेच अ बिट एंड इट केम टू ही प्लान्स. मतलब अभी एकदम ही रिलैक्स हो गए हैं, पता है, ये दोनों एकदम ही भाईचारा बढ़ गया है. प्लान्स टू बाय अ विला इन गोवा. ही इज ऑलरेडी 65 एंड वांट्स टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम इन सीनिक ब्यूटी इन गोवा. क्या झूठ बोल रहे हो, गोवा जाके कोई सीनिक ब्यूटी के लिए जाता. इन फैक्ट इट ट्रांसपायर्स दैट ही इज गोइंग टू मेक एन एडवांस पेमेंट ऑफ 1 करोड़ टू द ओनर ऑफ विला, मिस्टर क्रिस्टोफर. मिस्टर क्रिस्टोफर को वो 1 करोड़ रुपए देगा. एन इंडियन सिटीजन हु इज नॉन रेसिडेंट. अभी मिस्टर क्रिस्टोफर के पास विला कैसे आया, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है. द नॉन रेसिडेंट ओनर ऑफ विला हैड एक्वायर्ड दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थ्रू द रजिस्टर्ड विल ऑफ हिज लेट फादर. इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा होगा कि अनडिवाइडेड इंडिया में हमारे पापा या दादा रहते थे, सिटीजन थे, और हम फिर बाहर चले गए, गद्दार निकले देश के. नहीं, गद्दार नहीं बोल सकते, पर्सनल हो जाएगा. अगर हम बाहर के देश में चले गए तो हम वो सेल कर सकते हैं और हम वो होल्ड कर सकते हैं. नीचे आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे. द टोटल कंसिडरेशन टू बी पेड बाय मिस्टर क्रिस्टोफर इस, मतलब 5 करोड़ देने, उसमें से 1 करोड़ एडवांस का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ऊपर, ये रहा. ठीक है, लास्ट पैरा है, बस हो जाएगा अभी क्वेश्चन. इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर प्लान रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन करंट फाइनेंशियल ईयर. मतलब अभी 50 करोड़ का पोर्टफोलियो बेचेगा तो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा. तो ही इंक्वायर CAM रिगार्डिंग एनी प्रिकॉशन टू द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद एट द टाइम ऑफ एंटरिंग सच ट्रांजैक्शन. मतलब CAM को निचोड़ दिया, CA को सब जगह से निचोड़ दिया. उसको बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, फेमा के बारे में पता होना, सब पता होना चाहिए. इसलिए तो इतने सारे सब्जेक्ट्स है. मिस्टर एम ऑल्सो डिस्कस द सेड मैटर. मतलब क्रिस्टोफर को भी पंचायत कर दे इस, मतलब वो तो भाई उससे खरीद रहा है तो उसको तो बोलेगा ऑफ कोर्स. ओवर द फोन, हु हैपन्स टू बी इन इंडिया फॉर अ शॉर्ट विजिट. ही इन टर्न ऑल्सो इंक्वायर CAM रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इफ एनी अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट्स, लाइक परचेज ऑफ हाउस, इन्वेस्टमेंट इन NHAI बॉन्ड्स अंडर टैक्सेशन लॉस टू सेव कैपिटल गेन टैक्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स पर्टेनिंग टू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. मतलब 54 वाली सीरीज याद आ रही है. 54 EE में हम बॉन्ड्स खरीदते थे, हल्का हल्का सा कुछ याद आ रहा है. EEEC में NHAI बॉन्ड्स खरीदते थे, जिससे हमारा कैपिटल गेन कुछ हद तक एग्जाम. डिटेल में ना पता हो तो भी चलेगा, आगे पढ़ लेंगे यार, ओपन बुक है, देख लेंगे बुक से. इट ऑल्सो ट्रांसपायर्स दैट इंडिया डज नॉट हैव एनी DTAA विद द कंट्री ऑफ विच मिस्टर मतलब क्रिस्टोफर जिस देश का है उसके साथ इंडिया का कोई DTAA नहीं है. मिस्टर क्रिस्टोफर प्लान्स टू रीपैट्रिएट प्रपोज सेल प्रोसीड्स ऑफ विला टू द कंट्री इन विच ही इज रेसिडेंट. जिस कंट्री में वो रेसिडेंट है वहाँ पे वो सेल प्रोसीड्स रिपैट्रिएट करने का चाहता है. ही डज नॉट नो अबाउट मॉडलिटीज. ऑफकोर्स नॉन रेसिडेंट इनकम टैक्स इंडिया का थोड़ी पड़ेगा, इतना पुराना एक्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्ट. इधर पता चल रहा है रिपैट्रिएट कर रहा है. फेमा का LRS जैसा कुछ टच कर रहा है, LRS जैसा कुछ झपक रहा है. नवंबर 23 में फेमा पड़ा हो तो उसका भी मतलब IBS में हर एक टॉपिक घुसाया है. अब पढ़ते हैं MCQs करेंगे. उसमें AFM देखो, पहला ही MCQ AFM का थियरी चैप्टर 8 जो म्यूचुअल फंड्स का चैप्टर है उसमें से है. पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें बाकी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है. अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना. मिस्टर एम हैज़ इन्वेस्टेड 10 crores इन SBA लाइफ आर्बिट्रेज फंड पे गौर करना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट आर्बिट्रेज फंड्स. ठीक है, AFM की चैप्टर 8 के थियरी में कुछ ऐसा था, आर्बिट्रेज फंड्स के बारे में थियरी दी हुई है, जिसके पॉइंट्स अगर एक बार पढ़े हो तो ये MCQ टिक कर सकते हो. सच फंड्स टेंड टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स से ज़्यादा. क्यों पता है? SBA लाइफ आर्बिट्रेज फंड क्या था? SBA लाइफ आर्बिट्रेज फंड इक्विटी फंड था. इक्विटी फंड डेट फंड से तो ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करेगा ना, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स. दे हैव लोअर वॉलेटिलिटी एज कम, बट इक्विटी जितनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि 30% डेट है. बिसाइड दे सीक टू कैपिटलाइज ऑन द प्राइस डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट एंड स्पॉट मार्केट. दोनों में पोजीशन बना के उसका जो गैप होता है वो खा जाते हैं. जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको आर्बिट्रेज का पता होता. तो आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ऐसा करते हैं. एक्सपेंस रेशियो इन आर्बिट्रेज फंड आर लाइकली टू बी हायर एज कम्पेयर टू लिक्विड फंड्स. ये लिक्विड नहीं, एक बार लॉक हो जाता है पैसा तो 2 महीने बाद ही प्रॉफिट बुक होते ही निकलते हैं. बीच में लॉस हो सकता है, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा. तो लिक्विड फंड से एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा, क्योंकि एग्जिट लोड वो सब ज़्यादा होता है. ये C ऑप्शन है इसका आंसर. आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए. मिस्टर P इज ऑफ द व्यू दैट इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी आर लाइकली टू राइज.
इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी आर लाइकली टू राइज, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले, एएफएम अगर ठीक से किया हो, म्यूचुअल फंड का ही है वापस से, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी, तो इट इज़ लाइकली टू लीड टू फॉल इन एनएवी ऑफ डेट फंड, एनएवी गिर जाएगा, वैल्यू मतलब एनएवी ही तो हुआ, ठीक है, तो एनएवी गिर जाएगी। थर्ड एमसीक्यू पे चलते हैं। एज रिगार्ड्स प्रपोज टू परचेज ऑफ विला, अगर वो विला खरीद रहा है कोई नॉन रेसिडेंट से, फ्रॉम मिस्टर क्रिस्टोफर, ही इज कंसर्न्ड which of the following statement is likely to be correct as regards to deduction of TDS के कोई provisions है। अगर मैं खरीद रहा हूँ एक नॉन रेसिडेंट के पास से तो 195, नॉन रेसिडेंट है तो 195 दिमाग में आ जाता है, बट क्या होगा उसका ऑप्शन है आंसर बी, देखते हैं। अज्यूम ही डज नॉट हैव एनी टैक्सेबल इनकम इन इंडिया एक्सेप्ट द कैपिटल गेन, ऐसा अज्यूम मान के चलते हैं कि वो और कोई इनकम इंडिया से नहीं है, सिर्फ वो कैपिटल गेन होगा, तो ऑप्शन डी है। सेक्शन 195 में क्या बोला हुआ है पता है, दो चीज़ें बोली हुई है जो ध्यान में रख के चलनी है सेक्शन 195 में, सिर्फ दो चीज़ें इन ये केस में है ना। मिस्टर पी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10, सबसे पहले तो 10 चाहिए कंपल्सरीली। एन एप्लीकेशन कैन बी मेड टू असेसिंग ऑफिसर फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल गेन्स ऑन विच टैक्स इज टू बी डिडक्टेड, मतलब कैपिटल गेन्स पे डिडक्ट होगा। In that case, TDS would be deducted at lower rate after determination of capital gains by AO. AO अगर डिटरमाइन करता है तो लोअर रेट पे सिर्फ कैपिटल गेन पे टैक्स कटेगा, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। बट इफ लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल देन TDS वुड बी डिडक्टेबल एट द रेट ऑफ 20% ऑन 5 करोड़। पूरा कंसिडरेशन है ना, पूरा का पूरा 20 करोड़, मतलब समझ रहे हो कितना हार्श प्रोविजन है। 5 करोड़ में से 1 करोड़ काट के उसको मिलेंगे, 1 करोड़ का टैक्स गवर्नमेंट को चला जाएगा, और अगर रिटर्न भरने के बाद रिफंड आया तो छोड़ो। हाउएवर TDS वुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एडवांस पेमेंट एज वेल एज द टाइम ऑफ मेकिंग बैलेंस, मतलब 1 करोड़ का जो एडवांस था और 4 करोड़ का जो बाद में, दोनों ट्रांजेक्शन पे TDS कटेगा। बस ये 195 का ये प्रोविजन दिमाग में लेके चलो। नेक्स्ट MCQ पे बढ़ते हैं। एज रिगार्ड्स टू Christopher inquiry regarding purchase of another residential property in India, investment in NHAI bonds and filing of income tax return, which of the following, अभी वो करना चाहता है क्या, इन्वेस्ट, ठीक है, अनदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, तो हाँ, नॉन रेसिडेंट को एग्जेम्प्ट नहीं किया है सेक्शन 54 वाली सीरीज ने। नॉन रेसिडेंट कैन मेक द अबव सेड इन्वेस्टमेंट टू सेव कैपिटल गेन टैक्स। हाउएवर इफ द टोटल इनकम बिफोर गिविंग सच डिडक्शन इफेक्ट, मतलब 54 का डिडक्शन के पहले की इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से बढ़ गई, मतलब 2.5 लाख वाली लिमिट, ठीक है, देयर इज एन लीगल ऑब्लिगेशन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। बस इतना है, इतना सा प्रोविजन है, बस ये याद रखो, आगे बढ़ो। Mr. Christopher plans to repatriate from India sale proceeds to villa. Which of the following statement is most appropriate in this regard? LRS किया है, बट सिर्फ इतना याद रखना है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट NRO अकाउंट से प्रोसीड्स को रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, और NRO अकाउंट से ये रिपेट्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इन फाइनेंशियल ईयर। बस ये ऑप्शन याद रखना, ऐसा कुछ आ जाए तो ये MCQ पे आ जाना, आंसर टिक कर देना, मार्क्स मिल जाएंगे, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। अब डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पे आते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव आंसर है, सिंस मिस्टर पी वांट्स टू रिडीम हिज एंटायर पोर्टफोलियो इन अक्टूबर 23, व्हाट शुड बी एडवाइस ऑफ मिस्टर CAM टू हिम रिगार्डिंग इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ सच रिडेम्पशन। डू नॉट कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी इन ईच केस, चलो ये बढ़िया किया, इनकम टैक्स नहीं गिनना है। जस्ट डिस्क्राइब मैनर ऑफ टैक्सेशन एंड रेट्स, इग्नोर सरचार्ज एंड सेस, चलो ये भी गिनना ही नहीं है टैक्स, तो सरचार्ज और सेस इग्नोर ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। What further advice he should offer regarding news heard on TV, messages received on mobile, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका आंसर, ये MCQ के आंसर से बड़े बड़े लिखे, हमको सिर्फ टिक करना है, आंसर थोड़ी एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट इधर रख दिया है, फॉर अक्टूबर 23 रिडेम्पशन डेट है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ये भी इधर रख दिया। डेट फंड, इक्विटी फंड का स्ट्रक्चर दिमाग में होगा ही आपको। अभी पहले बात करते हैं MTL लो ड्यूरेशन फंड की, जो कि एक डेट फंड है जिसमें से 30% इक्विटी। डेट फंड्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने का होता है, 36 महीने से कम हो तो STCG लगता है, 36 महीने से ज़्यादा हो तो LTCG लगता है, लॉन्ग टर्म लगता है। तो MTL सिर्फ आंसर में ऊपर से पढ़ूंगा, आ जाएगा सेम, तो लिख देना, कॉपी करके लिखना। MTL लो ड्यूरेशन फंड डेट फंड है, 36 महीने से ज़्यादा होगा, डेट वेट का गिनती कर लेना। हमारी रिडेम्पशन है अक्टूबर 23 में, तो 3/4/2020 से अक्टूबर 2023, ऑब्वियसली 3 साल से ऊपर, 36 महीने से ऊपर ही होने वाला है, तो मोर देन है। तो 112 में 20% पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा, इस पर भी हाईलाइट करके चलता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट है
इन केस बॉर्न इंडिया है, वो भी डेट फंड है, जो 12/12/2020, तो 12/12/2020 है, मतलब दिसंबर है, तो ये तो अक्टूबर है, तो 36 महीने से कम हो गया, तो उसमें लेस देन 36 मंथ है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। नो, उसका शॉर्ट टर्म का कोई स्पेसिफिक रेट थोड़ी है, तो उसमें नॉर्मल जो रेट्स होते हैं उस हिसाब से टैक्स लग जाएगा। सेकेंड वाले में ये का है। थर्ड वाला ABD है, उसमें क्या का है, 2/12/2022, वो 2/12/2022, उसमें 12 महीने का लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने का नक्की किया जाता है, तो लेस देन 12 मंथ्स है, ये गिन लेना। और 111A में 15% पे टैक्स लग जाएगा विदाउट इंडेक्स, शॉर्ट टर्म में वैसे भी थोड़ी इंडेक्सेशन लगता है, तो 12 महीने, ठीक है। और SBA लाइफ आर्बिट्रेज फंड जो है, आर्बिट्रेज फंड जिसकी हमने ऊपर भी MCQ में या कहीं पे बात की थी, उसमें लगेगा मोर देन 12 मंथ्स है, गिन लेना, तो 10% लगेगा 112A में, बट उसमें एक्सीडिंग 1 लाख वाला भी आ जाएगा, ये ध्यान में रखना। नो चेंज इन टैक्सेशन अप टू 31 मार्च तक कोई चेंज नहीं है टैक्सेशन का। एंड न्यूज़ एंड मैसेजेस रिसीव टू हिम आर एप्लीकेबल ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी चर्चा की हुई है। ICI नए प्रोविजंस के रिलेटेड लीन है, मतलब जो फाइनेंस एक्ट 2023 में जो पढ़ाया गया था ना, वो इसमें थोड़ा सा झाड़ा है इन लोगों ने। मिस्टर पी, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर पी हैज़ ऑल्सो प्लान टू इन्वेस्ट फर्दर अमाउंट, ऊपर कहीं पे नहीं लिखा, ये नया ये लोग तुक्के ला रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर पी हैज़ ऑल्सो प्लान टू इन्वेस्ट फर्दर अमाउंट ऑफ 10 crores इन MTL लो ड्यूरेशन फंड एंड बॉर्न इंडिया लो ड्यूरेशन फंड टेकन टुगेदर इन FY 23-24, व्हाट आर द टैक्स implications ऑफ अबव आफ्टर होल्डिंग इट मोर देन 3 years डाउन द लाइन, मतलब 3 साल से ज़्यादा, 36 महीने से भी ज़्यादा, तो क्या ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा? डेट फंड है, डेट फंड लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ये है बॉर्न इंडिया एंड MTL लो ड्यूरेशन, मतलब पहले दो वाले, MTL लो ड्यूरेशन एंड बॉर्न इंडिया, पहले दो वाले डेट फंड है, तो ये हो जाएगा। अब इसका आंसर पढ़ते, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नया सा है। फाइनेंस एक्ट 2023 में है ना, नया सेक्शन आया था, सेक्शन 50AA, जिसमें बोला था कि कोई भी म्यूचुअल फंड हम 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदते हैं, जो हमारे केस में 23-24 फाइनेंशियल ईयर में खरीदा है, 2023-24 में, तो वो शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। पर एक कंडीशन है कि उसमें नॉट मोर देन 35% ऑफ टोटल प्रोसीड्स इन इक्विटी शेयर्स होने चाहिए। हमारे केस में डेट फंड्स में तो 30% ही इक्विटी है, देख रहे हो, ये जो है वो 30% ही इक्विटी है, 35 से कम है, तो उस पर हमेशा शॉर्ट टर्म लगेगा। तो देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये बस पढ़ लोगे तो काम हो जाएगी। देयरफॉर इफ मिस्टर पी रिडीम्स हिज प्रपोज इन्वेस्टमेंट even holding it for period more than 3 years down the line, indexation benefit would not be available, and income would be deemed as short term capital gain, and it would be taxable in accordance with slab rates applicable to him. STCG मान लिया जाएगा। एक नया सा पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, पढ़ लिया, बट अभी रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मिस्टर क्रिस्टोफर अ नॉन रेसिडेंट इज प्लानिंग टू सेल हिज विला इन गोवा, गोवा में वो अपना जो विला है ना वो बेचना चाहता है। एग्जामिन वैलिडिटी, ये ट्रांजेक्शन वैलिड है क्या फेमा के हिसाब से? तो हाँ वैलिड है। जो मैं वो बात कर रहा था ना फेमा की, बहुत ही छोटा सा आंसर दिया है इन्होंने 2 पैराग्राफ का, वो पढ़ लेते हैं। एज पर सेक्शन दिस ऑफ फेमा, सेक्शन याद रखने तो याद रख लेना। A person resident outside India may hold, own, transfer or invest in Indian currency, security or any immovable property situated in India if such currency, security or property was acquired, held or owned by such person when he was resident, मतलब जब वो resident था तब hold किया है, और inherited from a person who was resident in India. In this case, villa at Goa was ancestral property, मतलब उसके पापा Indian resident थे। Registered will of father who was Indian resident was obtained through registered will of father, ठीक है। तो सेल ऑफ विला बाय अ नॉन रेसिडेंट ओनर इज़ अ वैलिड ट्रांजेक्शन, ये वैलिड ट्रांजेक्शन है, और कोई नॉन रेसिडेंट नहीं कर सकता, बट अगर इंडियन ओरिजिन से हो, अनडिवाइडेड इंडिया से उसके पापा या वो खुद बिलोंग करता हो, तो वो ऐसा कर सकता है। ये थी केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 में कुछ ऐसा ज़्यादा था नहीं, ठीक है। 19 मिनट हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में ये हो गई है, तो आई थिंक अच्छा है। लास्ट डे रिवीजन पे मज़ा आएगा मुझे भी ये वीडियो देखने में, और अगर किसी और ने देखा मेरे अलावा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।